औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हमने चैप्टर 7 का टॉपिक है रिफॉर्मिंग। ठीक है, ये बेटा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा जाता है इस चैप्टर का, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी और लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी। तो बेटा इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अच्छा बेटा, ये जो टर्म है रिफॉर्मिंग, ठीक है, इस पे बेटा थोड़ा सा गौर करें। ये टू वर्ड से मिलके बना है। एक जो है वो है री, और दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे वो यूज़ हुआ है, डेट इज़ फॉर्म। ठीक है, रीफॉर्म। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा हम लोग इसको करते हैं कि जो री का वर्ड होता है, री से क्या मुराद होता है बेटा? इससे मुराद होता है अगेन। ठीक है, री से क्या मुराद है? अगेन। ठीक है। और जो वर्ड यहाँ पे ये यूज़ हुआ है फॉर्म, फॉर्म का वर्ड, इससे मुराद होता है डिज़ाइन। ठीक है, या फिर हम इसको कहते हैं अरेंजमेंट। ठीक है, डिज़ाइन या फिर अरेंजमेंट। ठीक है। रिफॉर्मिंग का बेटा आपको एक दफ़ा से अगेन बता देता हूँ। रिफॉर्मिंग जो वर्ड है बेटा, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, री से और फॉर्म से। ठीक है, री से क्या मुराद होता है? अगेन। ठीक है, और फॉर्म से क्या मुराद होता है? डिज़ाइन या फिर अरेंजमेंट। ठीक है। तो हम रिफॉर्मिंग को बेटा अगर डिफाइन करना हो, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स in the absence of oxygen and in the presence of catalyst। ठीक है, कि हमने जो स्ट्रेट चेन है, लंबी चेन वाले, स्ट्रेट चेन वाले, उनको कन्वर्ट कर लेना है ब्रांच चेन के अंदर। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट इसको डिफाइन करते हैं कि हम किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे रिफॉर्मिंग को। तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ बेटा, इसको फॉलो कीजिएगा। डेफिनेशन। ठीक है, दी conversion of straight chain hydrocarbons, straight chain hydrocarbons into branched chain hydrocarbons in the absence of oxygen and in the presence of catalyst, in the presence of catalyst। ठीक है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमने यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस करनी है रिफॉर्मिंग की। ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसको ज़रा समझिएगा। यहाँ पे हम एक लिख रहे हैं, एक टर्म है डेट इज़ एन ऑक्टेन। क्या लिखा हमने? एन ऑक्टेन। ठीक है, नॉर्मल। ये जो एन है ना बेटा, ये स्टैंड करता है वर्ड नॉर्मल के लिए। ठीक है, नॉर्मल ऑक्टेन। ठीक है। हम बेटा इस नॉर्मल ऑक्टेन को विद द हेल्प ऑफ हीट, विद द हेल्प ऑफ हीट एंड कैटलिस्ट, ठीक है, हम इसकी रिफॉर्मिंग करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे ब्रांच्ड चेन के अंदर। तो जो न्यू चीज़ हमारे पास बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? डेट इज़ प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगी, डेट इज़ आइसो ऑक्टेन। ठीक है। तो ये बेटा आपको भी एग्जांपल बताइए जर्नल कि नॉर्मल एक्टेन है
नॉर्मल ऑक्टेन उसको कहते हैं बेटा जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं और बेटा टोटल 8 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 8 कार्बन जो होते हैं एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रेट चेन है। ये क्या है बेटा? एक स्ट्रेट चेन है। ठीक है, तो जो आइसोऑक्टेन होता है बेटा इसके अंदर ब्रांचेस बन जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना था इसकी एग्जांपल में कि नॉर्मल ऑक्टेन था, ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रेट चेन थी, 8 कार्बन जो थे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। हमने इनको विद द हेल्प ऑफ हीट एंड विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट हमने इनको कन्वर्ट करना है किसके अंदर बेटा? आइसोऑक्टेन में। ठीक है, आइसोऑक्टेन के अंदर क्या होता है? ब्रांचेस होती हैं। यही तो हमें रिफॉर्मिंग कह रही थी कि आपने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को, ये देखें, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको कन्वर्ट कर लेना है किसके अंदर? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। ठीक है, अच्छा बेटा, हम लोग ये जो एग्जांपल है इसकी अब एक्सप्लेनेशन की तरफ आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा ज़रा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हमने यहाँ पे ये लिखा था कि जो नॉर्मल ऑक्टेन है, ठीक है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना था बेटा? आइसो ऑक्टेन के अंदर। किस में कन्वर्ट करना था हमने इसको? आइसो ऑक्टेन के अंदर। ठीक है, और हमें क्या क्या चीज़ बेटा इसके अंदर रिक्वायर्ड थी? एक जो चीज़ थी हमारे पास वो क्या था? हीट। और दूसरी क्या चीज़ थी? कैटलिस्ट। ठीक है, हीट था और कैटलिस्ट। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बेटा इसको ना एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा मैं नंबर लगा रहा हूँ इसका नॉर्मल ऑक्टेन का। हम इसका फार्मूला लिखने लगे हैं। ठीक है, नॉर्मल ऑक्टेन आपको बताया था, ये वर्ड एन जो है ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है? नॉर्मल के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे नॉर्मल ऑक्टेन है। ऑक्टेन आपको बताया जिसके अंदर कार्बन कितने होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है और स्ट्रेट चेन के अंदर है। किसके अंदर है बेटा? स्ट्रेट चेन के अंदर। अच्छा, अब इनके बेटा हाइड्रोजन जो हैं उनको पूरा कीजिएगा। देखें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? क्योंकि कार्बन जो होता है बेटा ये टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, एक बॉन्ड इसने पहले बनाया हुआ है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? CH3, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए थे, तो इनके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, इसके साथ भी क्योंकि 2 बॉन्ड बने हुए हैं और 2 ही इनके साथ क्या आएंगे? हाइड्रोजन आएंगे। सिमिलरली ये तमाम के तमाम 2 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ेंगे। ठीक है, H H H, और यहाँ पे ये जो टर्मिनल कार्बन है, ठीक है, इसने क्या किया? एक बॉन्ड इसका बना हुआ था इस तरफ इस कार्बन के साथ, और 3 हाइड्रोजन इसके साथ आके अटैच हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं बेटा ये सारे का सारा स्ट्रेट चेन है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तभी हम नॉर्मल ऑक्टेन के आखिर में एन लगा रहे हैं। आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एन उनके साथ आता है जिनमें कार्बन टू कार्बन बेटा थ्रू आउट सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात? इसका नाम क्या है? नॉर्मल ऑक्टेन। क्या नाम है इसका बेटा? नॉर्मल ऑक्टेन। नेक्स्ट हमने क्या करना था? इसको बेटा कन्वर्ट कर लेना था, इसकी रिफॉर्मिंग करनी थी। किसमें इसको लाना था? आइसो ऑक्टेन के अंदर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बेटा हम लोग ना एक और फार्मूला लिख रहे हैं, इसको ज़रा फॉलो कीजिएगा बेटे। यहाँ पे मैंने 3 4 5 टोटल ये बेटा कितने कार्बन लिखे हैं हमने? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बेटा अब हम इसकी ना ब्रांचेस को हम इधर ज़रा डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है,
अच्छा अब देखें बेटा, इसमें टोटल कार्बन पहले काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसमें भी 8 ही कार्बन्स हैं, लेकिन बेटा ये जो है ये ब्रांचेस के अंदर आई हैं। इसके अंदर ये कार्बन कैसे लिंक्ड हो गए हैं? ब्रांचेस के अंदर। ऊपर वाले के अंदर सारे कार्बन जो थे वो लीनियर थे और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे लीनियर वे के अंदर। कोई किसी किस्म की ब्रांच नहीं थी कार्बन की आपस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है उनकी अमाउंट उतनी ही है, 8 ही कार्बन है, लेकिन वो बेटा ब्रांचेज में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो गए हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को हम पूरा अगर करें तो बेटा देखें, ये कार्बन है, इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बेटे आएंगे? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इस कार्बन पे अगर आप गौर करें, 1 2 3 तीन बॉन्ड इसके बने हुए हैं, एक हाइड्रोजन इसके साथ आएगा। इस कार्बन पे अगर आप गौर करें, इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, इसके साथ भी 3 जो हैं हाइड्रोजन आएंगे। सिमिलरली अगर हम इस कार्बन पे आते हैं, ठीक है, इस कार्बन पे क्या होगा? देखें, 2 बॉन्ड इसके बने हुए हैं और 2 ही हाइड्रोजन आएंगे इसके साथ, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बेटा पूरे करने होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखें जरा इस कार्बन को, एक इसका इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, एक इसका लेफ्ट वाले के साथ, एक इसका जो ऊपर कार्बन है उसके साथ, और एक कार्बन जो इसके नीचे है उसके साथ बॉन्ड बना हुआ है। टोटल 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसलिए इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। ठीक है, इस कार्बन पे अगर आप आ जाएं, ठीक है, तो ये कार्बन क्या करेगा? एक बॉन्ड इसका बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन इसके साथ आएंगे। ठीक है, इस कार्बन की अगर आप बात करें तो फिर यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना हुआ है और 3 हाइड्रोजन आके 4 बॉन्ड इसके पूरे करेंगे। ठीक है, सिमिलरली इस कार्बन को भी देखें तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ आएंगे, क्योंकि इसका एक बॉन्ड बना हुआ था और 3 हाइड्रोजन जो है उसने इसकी टेट्रावेलेंसी को आके सेटिस्फाई किया है। ठीक है, अच्छा बेटा अब यहाँ पे छोटा सा आपको एक कंसेप्ट दे दूँ, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो आपने कार्बन के इस तरफ H3 लगाया है और यहाँ पे तो आप कार्बन से पहले H3 लिख रहे हैं, तो बेटा इससे डिफरेंस नहीं पड़ता। तो ये हायर स्टडीज़ में इसके कंसेप्ट हैं, लेकिन बेटा आपके जो लेवल है इसके ऊपर CH3 चाहे कार्बन के आपने इस तरफ हाइड्रोजन को लगा लो चाहे उससे पहले लगा लो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लगाया, किसी किस्म का भी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बेटा इसको हम नाम क्या देंगे? ये क्या कहलाएगा? क्योंकि इसमें भी 8 ही कार्बन है, इसीलिए हम बेटा इसको नाम देते हैं आइसो ऑक्टेन का। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? आइसो ऑक्टेन। ठीक है, वो नॉर्मल ऑक्टेन था जिसके अंदर बेटा सारे के सारे जो थे लीनियर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे स्ट्रेट चेन के अंदर। हमने उनको कन्वर्ट कर लिया ब्रांच फॉर्म के अंदर। ब्रांच में भी 8 ही कार्बन है। ठीक है, तो जो ब्रांचेस के अंदर आ गया है, अब हमने इसको क्या कह दिया कि ये आइसो ऑक्टेन कहलाया, और जब ये स्ट्रेट चेन के अंदर कार्बन थे तो हमने इसको नॉर्मल ऑक्टेन का नाम दिया। ऑक्टा का जो वर्ड होता है ना बेटा, ऑक्टा, ठीक है, OCTA, ये यूज होता है जहाँ पे 8 कार्बन हो। ठीक है, 5 होंगे तो पेंटा का वर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 4 होंगे तो ब्यूटा का लफ्ज आता है। ठीक है, क्लियर होगी बेटा ये बात? 6 के लिए हेक्सा का वर्ड आता है, 7 के लिए हेप्टा का वर्ड आता है, और 8 के लिए आपको अभी बताया ऑक्टा का वर्ड आता है। ठीक है, क्लियर होगी बेटा ये बात यहाँ तक? अच्छा अब आपने इसको बेटा ये तो जर्नल नेम दिया आइसो ऑक्टेन, हम इसी चीज को, इसी हाइड्रोकार्बन को एक नए तरीके से भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा नए तरीके से नाम कैसे देना है ये आप बेटा इसका वैसे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे अल्केन के अंदर ना, 8th चैप्टर के अंदर जाके। अभी आपको इसका थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले देखो जो स्ट्रेट चेन के अंदर कार्बन है इस मॉलिक्यूल में वो कितने हैं? जो स्ट्रेट में, मैं ब्रांचेस वालों की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जो स्ट्रेट हैं, तो आप देखोगे 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। ठीक है, इसको हमने कौन सा नंबर दिया? 5। ठीक है, अच्छा अब आप देखो 5 के लिए वर्ड कौन सा यूज होता था बेटा? पेंटा का। ठीक है, पेंटा का। अच्छा अब देखो जो कार्बन कौन से वाले जो ब्रांचेस के अंदर हैं, एक
ये वाला लगा हुआ ब्रांच के अंदर, दूसरा ये वाला लगा हुआ है, ठीक है, इसको मैं डॉटेड सर्कल से बना रहा हूँ, और तीसरा ये वाला बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बेटे देखो, हम इसको एक नए तरीके से नाम देने लगे हैं। पहले पोजीशन देखें, जो आपकी सेकंड पोजीशन है, इस पूरे ग्रुप को हम नाम देंगे इट इज़ मिथाइल ग्रुप। तो सेकंड पोजीशन जो है कार्बन की, इसके ऊपर बेटा 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। ये भी मिथाइल लगा हुआ है CH3 ग्रुप, ये भी CH3 ग्रुप ही है। इसी तरीके से अगली पोजीशन कौन सी है, फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन के ऊपर भी एक ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, मिथाइल का लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसी आइसो ऑक्टेन को इस तरीके से अगर आप नए तरीके से नाम देना चाह रहे हैं, तो इसका बेटा जो नया नाम हम लिखेंगे, देखो सबसे पहले बेटा पोजीशन, सेकंड पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं। सेकंड ग्रुप पे कितने मिथाइल लगे हुए हैं बेटा, 2 मिथाइल ग्रुप। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 2, ठीक है। दोनों पोजीशंस लिख दी हमने, रिपीटेड पोजीशन लिखनी है क्योंकि 2 मिथाइल थे तो 2 2 लिखा। अगर एक लगा होता तो खाली हम 2 लिखते, ठीक है। 2 दफा हमने 2 2 क्यों लिखा, क्योंकि इस 2 पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है बेटा, फोर्थ पोजीशन के ऊपर, 2 2 4, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पोजीशंस को लिख लिया। नेक्स्ट कितने मिथाइल लगे हुए थे टोटल बेटे, 3, 1 2 एंड 3 मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इट इज ट्राई मिथाइल, इट इज ट्राई मिथाइल, ठीक है। अच्छा, 5 है, देखें इन 5 कार्बन के अंदर कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, तो आखिर में एन आएगा। 5 के लिए वर्ड कौन सा यूज होता है, पेंट का, ठीक है, पेंटा का। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन, क्या लिखेंगे इसको, पेंटेन। आखिर में क्या लगाया हमने, ANE, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो आइसो ऑक्टेन लिख लें, वो भी ठीक है, चाहे तो आप इसको ये नाम दे लें, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आइसो ऑक्टेन भी कहलाएगा, ठीक है, और 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन भी इसका नाम बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है बेटा। तो हमने इस एग्जाम्पल में क्या चीज़ को स्टडी किया कि हमारे पास एक स्ट्रेट चेन का नॉर्मल ऑक्टेन था, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्जन कर ली, इसको ब्रांच्ड फॉर्म में ले आए, ठीक है। इसी चीज़ का ही तो नाम क्या था हमारे पास, रिफॉर्मिंग, मतलब एक नई शक्ल देना, एक नए तरीके से डिज़ाइन करना, ठीक है। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात। और बेटे एक और चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है, उसने कहा तो है आपको कि हमने कैटलिस्ट यूज़ करना है। अगर आपसे कभी कोई ये क्वेश्चन कर ले कि हम लोग इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करें, तो बेटा आप उनको क्या आंसर करेंगे। आपकी बुक में बेटा उसने इस चीज़ को नहीं बताया, ठीक है, लेकिन मैं आपको बेटा ये एडिशनल नॉलेज दे देता हूँ, ये चीज़ बता देता हूँ कि जो रिफॉर्मिंग का प्रोसेस होता है ना हमारे पास, इसके अंदर बेटा हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो होता है AlCl3, ठीक है। इसको क्या पढ़ना है, एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, इसको हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, ठीक है। तो रिफॉर्मिंग के अंदर जो कैटलिस्ट की बात हुई है, हम कैटलिस्ट बेटे कौन सा यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, ठीक है। अच्छा बेटा, अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ स्टडी की है कि रिफॉर्मिंग के अंदर हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, किस में ले जाते हैं बेटा, ब्रांच चेन के अंदर, ठीक है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, ठीक है। अच्छा बेटा, इधर क्वेश्चन ये बनता है कि हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, स्ट्रेट चेन को आखिर क्यों हम लेके जा रहे हैं बेटा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कुछ रीज़न्स हैं, आपको यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ बेटा, इसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखें, सबसे पहली बात, अगर हम रिफॉर्मिंग तब करते हैं अगर हमें
क्वालिटी ऑफ फ्यूल, क्वालिटी ऑफ फ्यूल बेटर करनी हो। क्या करनी हो बेटा? क्वालिटी ऑफ फ्यूल बेटर करनी हो। एक तो ये वजह है, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पे बात करते हैं क्वालिटी ऑफ फ्यूल से क्या मुराद होता है। बेटा यहाँ पे हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म यूज़ करेंगे जिसका नाम है ऑक्टेन नंबर। क्या टर्म लिखी यहाँ पे हमने बेटा? ऑक्टेन नंबर, ठीक है, ऑक्टेन नंबर। अगर कोई आपसे पूछे कि ऑक्टेन नंबर से क्या मुराद है, तो बेटा ये एक टर्म यूज़ होती है जो किस लिए यूज़ होती है, जो हमें क्वालिटी ऑफ फ्यूल का बताती है, ठीक है। देखो, किसी चीज़ का अगर ऑक्टेन नंबर जो है लो हो, ठीक है, ऑक्टेन नंबर क्या हो? लो। इससे मुराद है कि बेटा वो जो फ्यूल है वो लो क्वालिटी का है, उसकी क्वालिटी क्या है? लो है, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर एक डिजिट है, एक नंबर है। एक टर्म किस लिए यूज़ होती है बेटा? क्वालिटी ऑफ फ्यूल के बारे में बताने के लिए। अगर किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर कहा जाए कि लो है, इससे क्या मुराद है कि वो लो क्वालिटी का फ्यूल है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कहा जाए कि ऑक्टेन नंबर जो है वो हाई है, क्या चीज़? ऑक्टेन नंबर हाई है। ऑक्टेन नंबर हाई होने से क्या मुराद होगा कि वो जो फ्यूल है वो हाई क्वालिटी का फ्यूल है। क्या चीज़ है बेटा? वो हाई क्वालिटी का फ्यूल है, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर बेसिकली बेटा हमें बताता है कि क्या फ्यूल की क्वालिटी लो है या फ्यूल की क्वालिटी हाई है। तो अब हम वापस इस बात के ऊपर आते हैं। देखो बेटा, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना आपके पास, ये वाले जो स्ट्रेट चेन थे जिसमें हमने जिक्र किया था नॉर्मल ऑक्टेन का, याद है आपको? पीछे पढ़ा था हमने। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनका ऑक्टेन नंबर जो होता है ये लो होता है। क्या बताया आपको बेटा? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्टेन नंबर लो होता है। ऑक्टेन नंबर लो होने से क्या मुराद था? उस फ्यूल की जो क्वालिटी है, फ्यूल जो है वो लो क्वालिटी का है। वो क्या है बेटा? लो क्वालिटी का फ्यूल है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, हम जब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन में ले आते हैं, ब्रांच चेन में लेके आने से उसके ऊपर क्या फर्क पड़ जाता है? फर्क ये पड़ता है कि उसका ऑक्टेन नंबर जो होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है। ऑक्टेन नंबर का हाई होना किस चीज को इंडिकेट करता है बेटे? फ्यूल जो है उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो गई है? हाई क्वालिटी का हो गया है, ठीक है। उसकी क्वालिटी क्या हो गई है? हाई क्वालिटी, ठीक है। तो रिफॉर्मिंग का एक पर्पज़ ये है कि आप क्या करें बेटा, स्ट्रेट चेन को हाइड्रोकार्बन को ब्रांच में लाने का मकसद क्या है कि ऐसा फ्यूल जिसकी लो क्वालिटी है, जिसका ऑक्टेन नंबर लो है, हम उसको कन्वर्ट कर लें ब्रांच के अंदर। ब्रांच में आने से उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो हाई हो जाएगा। और ऑक्टेन नंबर अगर हाई हो जाए तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो फ्यूल है उसकी क्वालिटी भी हाई हो चुकी है। क्लियर होगी बेटा ये बात? अच्छा बेटा, जो पेट्रोल होता है ना, हमें पेट्रोल का नाम था गैसोलीन, ठीक है, गैसोलीन, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गैसोलीन किसको कहते हैं बेटा? पेट्रोल को, ठीक है। अच्छा, अब ये जो गैसोलीन होता है ना बेटा, ये जो हमें मिलता है पेट्रोलियम से, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से, ठीक है, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से। अच्छा, अब ये जो पेट्रोलियम हमें मिलता है, पेट्रोलियम से जो गैसोलीन मिलता है ना बेटा, इसकी लो क्वालिटी होती है फ्यूल की। क्या होता है? ये इतनी कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, ठीक है, ये लो क्वालिटी का होता है, ठीक है। अच्छा, लो क्वालिटी के फ्यूल का बेटे नुकसान क्या है? पहली बात, फ्यूल अगर लो क्वालिटी का है, इससे मुराद है उसका ऑक्टेन नंबर भी लो है। अभी आपको बताया था कि ऑक्टेन नंबर क्वालिटी ऑफ फ्यूल को डिसाइड करता है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल को
एक्सप्लेन करता है। तो लो क्वालिटी फ्यूल है तो उसका ऑक्टेन नंबर भी बेटे क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो वो लो क्वालिटी फ्यूल था। अच्छा, अब हम लो क्वालिटी फ्यूल को बेटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफॉर्मिंग। ठीक है, लेकिन लो क्वालिटी फ्यूल के बेटा थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्या नुकसान, क्या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से जो लो क्वालिटी फ्यूल है हम उसको नहीं यूज करते। देखो बेटा, लो क्वालिटी फ्यूल जो होता है ना बेटा, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, प्री इग्निशन हो जाना। क्या चीज बेटा, प्री इग्निशन। अच्छा, इस लफ्ज पे बेटा मैं आपको थोड़ा सा आपको बताता हूँ, प्री इग्निशन हम किस चीज को कहते हैं। देखो बेटा, जब भी हमारे पास कोई कंबस्शन इंजन होता है ना, ठीक है, कंबस्शन इंजन का क्या होता है कि उसके अंदर फ्यूल ने बर्न करना होता है। ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं बेटा। सबसे जो पहला स्टेप होता है ना, वो हमारे पास ये होता है, फ्यूल इनटेक। ठीक है, कि आपने फ्यूल को हासिल करना है। ठीक है, फ्यूल रिक्वायर्ड है आपको। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है बेटा आपके पास, कि जो फ्यूल होता है वो एयर के साथ मिक्स होता है। ठीक है, एयर से फ्यूल दोनों आपस में मिक्स होके इनमें क्या होती है, इनकी कंप्रेशन होती है। क्या होती है बेटा, कंप्रेशन। ठीक है, कि वो एक दूसरे से क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। कंप्रेशन से क्या मुराद है, एक दूसरे से कंप्रेस्ड होके मिल चुके हैं। थर्ड जो स्टेप होता है ना बेटा हमारे पास, ठीक है, कंबस्टन इंजन का, वो होता है स्पार्क देना। क्या करना, स्पार्क प्रोवाइड करना। ठीक है, स्पार्क से मुराद है उसको चिंगारी देना या उसको जलाना, उसको इनिशिएट करना। तो फोर्थ क्या होता है कि उस इंजन के अंदर उस फ्यूल की जो इग्निशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये प्रॉपर स्टेप्स हैं फ्यूल के, कि सबसे पहले फ्यूल होता है हमारे पास, नेक्स्ट वो फ्यूल एयर के साथ मिक्स होता है, वो कंप्रेस्ड होते हैं, कंप्रेशन होता है, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, स्पार्क देते हैं। स्पार्क करने के बाद उसकी इग्निशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, प्री इग्निशन से ये मुराद है, देखो बेटा, अगर आपके पास लो क्वालिटी का पेट्रोल होगा, लो क्वालिटी का फ्यूल होगा, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जहां पे आपने स्पार्क करके उसको बर्न करना था, ठीक है, तो इस स्पार्क वाले स्टेप से पहले पहले ही कंप्रेशन के दौरान ही उसकी इग्निशन होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होना स्टार्ट हो जाता है बेटा, उसकी इग्निशन होना स्टार्ट हो जाती है स्पार्क देने से पहले ही। ठीक है, तो आप इस टर्म को क्या कहते हो, प्री इग्निशन। क्या नाम दिया जाता है इसको बेटा, प्री इग्निशन का। तो जो लो क्वालिटी फ्यूल होता है वो स्पार्क देने से पहले ही बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्री इग्निशन की वजह से एक यहाँ पे हम टर्म लिखेंगे कि जो इंजन होता है उसके अंदर एक मेटेलिक, एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है बेटा, शार्प मेटेलिक साउंड। ठीक है, शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो शार्प मेटेलिक साउंड होता है, यहां पे आपको इसको लिख के बता रहा हूं, इसको बेटा हम नाम देते हैं नॉकिंग का। क्या नाम देते हैं उस शार्प मेटेलिक साउंड को बेटा, नॉकिंग का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नॉकिंग क्या होती है, तो नॉकिंग की रीजन आपको बताई कि प्री इग्निशन के इंजन में स्पार्क से पहले ही फ्यूल का बर्न हो जाना, ठीक है, जो कि लो क्वालिटी फ्यूल की वजह से होता है, तो इंजन के अंदर एक शार्प मेटेलिक साउंड पैदा होती है। उस शार्प मेटेलिक साउंड को हम क्या नाम देते हैं, नॉकिंग का नाम देते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पे बेटा मैं आपको नॉकिंग की डेफिनेशन प्रॉपर लिख के दे रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, व्हाट इज नॉकिंग। तो बेटा नॉकिंग की हम यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं, नॉकिंग।
नॉकिंग अभी आपको बताया था, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? अ शार्प metallic sound produced, a sharp metallic sound produced due to pre-ignition of fuel before the spark plug fires। ठीक है, कैसे डिफाइन किया हमने इसको बेटा? अ शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल बिफोर द स्पार्क प्लग फायर्स, के स्पार्किंग का जो प्रोसीजर है उससे पहले ही प्री इग्निशन की वजह से फ्यूल का बर्न हो जाना, उसकी वजह से क्या होता है? एक मेटेलिक, शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है। उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? नॉकिंग का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको बेटा नॉकिंग को कम करना है तो जाहिर सी बात है हमें फ्यूल की क्वालिटी जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे बेटा मैं लिख रहा हूं फ्यूल क्वालिटी ऑफ फ्यूल, इसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं? क्वालिटी ऑफ फ्यूल को हमने क्या करना है बेटा? इसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने से क्या मुराद है? उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करना है। ठीक है, तो बेटा अगर आप क्वालिटी ऑफ फ्यूल को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो बेटा इसमें हमें क्या करना होगा? दो तरीके हैं। पहला तरीका आ जाता है आपके पास रीफॉर्मिंग। ठीक है, कि आप जो फ्यूल स्ट्रेट चेन वाला था उसको कन्वर्ट कर लो ब्रांच चेन में। ब्रांच चेन में हमने पढ़ा है कि फ्यूल की क्वालिटी इंक्रीज कर जाती है, तो उसका ऑक्टेन नंबर भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अगर तो ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा तो उसके अंदर जो मेटेलिक साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा था, जिसको नॉकिंग कहा गया, वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दूसरी जो चीज आती है बेटा, वो आती है हमारे पास कि आप नॉकिंग को, इस शार्प मेटेलिक साउंड को या फ्यूल की जो क्वालिटी है उसको बेटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट्स। एंटी नॉकिंग एजेंट्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट्स। अच्छा, यहां पे हम थोड़ी सी बेटा इस पे बात करते हैं कि एंटी नॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं। देखो बेटा, यहां पे हमने एक टर्म लिखी TEL, और एक हम यहां लिख रहे हैं TML। ठीक है, TEL इसको बेटा पढ़ा जाता है टेट्रा, इसको हम पढ़ते हैं टेट्रा इथाइल लेड। इसको हम क्या पढ़ते हैं? टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, टी जो है ये किसके लिए स्टैंड एब्रीवेटेड फॉर्म है? टी इज फॉर टेट्रा, ठीक है, ई इज फॉर इथाइल, एल इज फॉर लेड। ठीक है, इसी तरीके से TML जो है इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा? ये किस चीज का एब्रीवेशन है? टेट्रा मिथाइल लेड का। किसका है? टेट्रा मिथाइल लेड। TEL इज टेट्रा इथाइल लेड एंड TML इज टेट्रा मिथाइल लेड। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम इनके फार्मूला भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि टेट्रा इथाइल लेड का और टेट्रा मिथाइल लेड का क्या फार्मूला होता है। तो बेटा टेट्रा इथाइल है, इथाइल जो ग्रुप होता है डेट इज C2H5, ये एक इथाइल ग्रुप है। टेट्रा है तो आप इसके साथ क्या लगाओगे? 4, ये टेट्रा इथाइल कहलाएगा। साथ लेड है, लेड का सिंबल जो होता है डेट इज Pb। ठीक है, तो ये किसका नेम हुआ? टेट्रा इथाइल लेड।
सिमिलरली अगर टेट्रा मिथाइल लेड लिखना है, मिथाइल होता है CH3 ग्रुप, ठीक है। CH3 ग्रुप को आप क्या कहते हैं, मिथाइल। टेट्रा मिथाइल है तो 4 लगाएंगे, और लेड के लिए आपको बताया कि सिंबल क्या होता है, Pb, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल को बेटा इंप्रूव किया जा सकता है, ऑक्टेन नंबर को बढ़ाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग से क्या मुराद था कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। सेकंड जो है, हम कैसे कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ फ्यूल को इंप्रूव, विद द हेल्प ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट्स, ठीक है। एंटी नॉकिंग एजेंट्स जो शार्प मेटालिक साउंड है उसको कम करेगा, फ्यूल की क्वालिटी को बेटर करेगा। कौन कौन से एंटी नॉकिंग एजेंट्स हैं बेटा, टेट्रा इथाइलेट, ठीक है, TEL टेट्रा इथाइलेट, एंड TML दैट इज टेट्रा मिथाइल लेड, ठीक है। ये इनके फार्मूलाज लिखे हैं। C2H5 is the ethyl group, 4 stands for tetra, and Pb stands for lead. Similarly, TML is tetramethyl lead, methyl is CH3 group, tetra means 4, and lead that is Pb, ठीक है। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात। अच्छा बेटा, यहाँ पे ये जो टेट्रा इथाइल है, टेट्रा मिथाइल है, अभी हम पढ़ रहे हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट्स हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। देखो, ये जो एंटी नॉकिंग एजेंट्स थे ना, TEL है या फिर TML है, हम बेटा इनको मिक्स करवाते हैं। हम इनको क्या करते हैं, टेट्राइथाइलेट को, टेट्रामिथाइलेट को मिक्स करवा लेते हैं, ठीक है। किसके साथ, फ्यूल के साथ। हम इसको किसके साथ मिक्स करवा लेते हैं बेटा, फ्यूल के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसको मिक्स करवाने से क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है, जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि एंटी नॉकिंग एजेंट्स थे, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो नॉकिंग थी, शार्प मेटालिक साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा था, वो नॉकिंग का जो इफेक्ट है वो क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा बेटा, नॉकिंग का जो इफेक्ट है वो रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। अगर आप इस तरीके से एंटी नॉकिंग एजेंट्स को यूज़ करके फ्यूल को बेटर बनाना चाह रहे हैं और जो शार्प मेटालिक साउंड है उसको कम करना चाह रहे हैं, इसका नुकसान है। नुकसान क्या होता है बेटा, देखो, टेट्रा इथाइल लेड हो चाहे टेट्रा मिथाइल लेड हो, देखो इन दोनों के अंदर लेड तो मौजूद है। जब बेटा ये जिस फ्यूल में डाले गए हैं, इनको जिस फ्यूल के अंदर मिक्स किया गया है, उस फ्यूल की बेटा जब भी आप कंजम्पशन करेंगे ना, कंबस्चन करेंगे, कंज्यूम करेंगे, या हम उसकी कंबस्चन करेंगे, ठीक है, तो कंबस्चन करने से वो जो लेड होगा, ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड के अंदर जो मौजूद था और टेट्रा मिथाइल लेड में था, कंबस्चन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बेटा कन्वर्ट हो जाएगा लेड ऑक्साइड के अंदर। किस में आएगा, लेड ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वो क्योंकि कंबस्चन हो रही है उसकी, लेड से लेड ऑक्साइड बन गया। अच्छा, लेड ऑक्साइड जो है वो फर्दर रिड्यूस्ड होके प्योर क्या बन जाएगा, लेड। तो ये जो गाड़ियों या जो बाइक्स होती हैं, जो कार्स होती हैं, या जो ट्रांसपोर्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, व्हीकल्स होती हैं, तो बेटा इनका जो धुआं निकल रहा होता है ना, उसके अंदर फिर क्या शामिल होता है, लेड शामिल होता है। अगर तो आपने उनके पेट्रोल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए टेट्राइथाइल लेड को या टेट्रामिथाइल लेड को यूज़ किया, ठीक है। तो ये जो लेड होता है बेटा, अगर ये आपके पास एटमॉस्फेयर में आ जाए, ठीक है, तो अगर ये हमारी सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाए, तो बेटा इसकी वजह से कैंसर कॉज होता है, कैंसर कॉज कर जाता है ये, ठीक है। तो जो कैंसर जैसी डिजीजेज हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो कैंसर्स हैं, उसका सबब क्या बनता है बेटा, ये जो लेड है, जो गाड़ियों के जो धुएं हैं, जो पाइप में से धुआं निकल रहा है उसका एग्जॉस्ट से, तो बेटा वो कैंसर का सबब बनता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम एंटी नॉकिंग एजेंट्स के ज़रिए क्वालिटी ऑफ फ्यूल को बेहतर कर लेंगे। हम उसकी नॉकिंग, जो शार्प मेटालिक साउंड आता है इंजन में से, उसको भी कम कर लेंगे। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि जब ये फ्यूल के साथ जलेगा, इसकी कंबस्चन होगी, ये किस में कन्वर्ट होगा, लेड से लेड ऑक्साइड बनेगा, और फाइनली ये प्योर लेड मेटल जो है
ये एटमॉस्फेयर में क्या कर जाएगी, जब एग्जॉस्ट करेगी तो हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से कैंसर काज जो है उसकी जो रेशो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो कहा जाता है बेटा कि ये मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का सबब बनता है। इसी के बरक्स अगर हम रिफॉर्मिंग के ज़रिए बेटर क्वालिटी कर लें फ्यूल की स्ट्रेट चेन को ब्रांच में ले जाके, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रिफॉर्मिंग जो होता है बेटा, ये जो होता है इसके ज़रिए जो पोल्यूशन है ये पोल्यूशन फ्री है। ठीक है, इसके ज़रिए पोल्यूशन काज नहीं करती। और ये जो एंटी नॉकिंग एजेंट्स हैं इसका नुकसान क्या है, ये क्या करते हैं बेटा, ये पोल्यूशन को काज करते हैं। ठीक है, ये पोल्यूशन काज करते हैं।